सेक्शन 1। अंतरिक्ष का सबसे बड़ा डर शुरुआत। सोचो एक पल के लिए, आप रात को आसमान देख रहे हो, तारे गिन रहे हो और अचानक एक तारा गायब हो जाता है। फिर एक और, फिर एक और, एक अंधेरा सा धब्बा जो सब कुछ निगल रहा है, धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा है। यह कोई फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि एक असली सवाल है जो वैज्ञानिकों के भी होश उड़ा देता है। क्या होगा अगर एक ब्लैक होल हमारी प्यारी धरती के पास आ जाए? क्या हम सब एक पल में खत्म हो जाएंगे, या हमें तड़प तड़प कर एक लंबी मौत नसीब होगी? ये ख्याल ही इतना डरावना है कि रूह कांप जाती है। आज हम इसी डर का सामना करेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, जैसे दोस्त आपस में बात करते हैं। इस कहानी का सच जानने के लिए हमें किसी रॉकेट साइंस की डिग्री की जरूरत नहीं है। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा जैसे कोई कहानी सुना रहा हूं। डर है, हैरानी है, एक छोटी सी उम्मीद भी है। हम एक एक करके पर्दे उठाएंगे। सबसे पहले यह ब्लैक होल आखिर होता क्या है, फिर हम देखेंगे कि इसके आने से हमारी जमीन पर, हमारे समुद्रों पर और हमारी सांसों पर क्या असर पड़ेगा। क्या हमारा दिन रात का चक्कर बदल जाएगा? क्या सूरज हमें छोड़ देगा? हर सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे, बिल्कुल आराम से, बिना किसी टेक्निकल झंझट के। हम सबने ब्लैक होल के बारे में सुना है, पर असल में यह कितना खतरनाक है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लोग कहते हैं यह सब कुछ खींच लेता है, पर कैसे? कितनी दूर से इसका असर शुरू होता है? तो सबसे पहला और जरूरी सवाल, यह ब्लैक होल आखिर है क्या? इसका नाम सुनते ही दिमाग में एक काला सा गड्ढा आता है जो सब कुछ खींच रहा है। सीधे शब्दों में समझो, ब्लैक होल वो जगह है जहां ग्रेविटी का दम बहुत ज्यादा होता है, इतनी ज्यादा कि कुछ भी उससे बचकर भाग नहीं सकता। यहां तक कि रोशनी भी, दुनिया की सबसे तेज चीज, अगर फंस जाए तो कभी बाहर नहीं आ सकती। जब रोशनी ही बाहर नहीं आ सकती तो वो जगह हमको काली दिखेगी, एक अंधेरा जो सब कुछ निगल जाता है। अब बनते कैसे हैं? शुरू होता है एक बहुत बड़े तारे से। जब ऐसा तारा अपनी जिंदगी के अंतिम चरण पर आता है, उसका फ्यूल खत्म हो जाता है। फिर आता है एक जबरदस्त विस्फोट, सुपरनोवा, एक नीले तारे का विस्फोट होकर काले गड्ढे में बदलना। अगर बचा हुआ कोर काफी भारी हो तो वो अपनी ग्रेविटी से सिकुड़ता चला जाता है, इतनी सिकुड़ जाता है कि एक छोटे से पॉइंट में सिमट जाता है। मस वही रहता है। उस पॉइंट की ग्रेविटी अनंत के करीब हो जाती है, ब्लैक होल जम लेता है। हर ब्लैक होल एक जैसा नहीं होता, कुछ छोटे होते हैं, भारी पर छोटे साइज में। इन्हें स्टेलर ब्लैक होल्स कहते हैं। फिर होते हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, असली राक्षस। ये लाखों या करोड़ों गुना ज्यादा भारी होते हैं, अक्सर हर गैलेक्सी के बीच में पाए जाते हैं। हमारी मिल्की वे के बीच में सजिटेरियस ए है, पर घबराने की जरूरत नहीं, बहुत दूर है। ब्लैक होल कोई भूत प्रेत नहीं, ये साइंस का सच है। ये टूटी हुई चीज इतना भारी है कि स्पेस टाइम की चदार को मोड़ देती है। इमेजिन एक खींची हुई चदार और बीच में एक भारी बोलिंग बॉल। चदार बीच में धंस जाएगी। ब्लैक होल स्पेस को बिल्कुल ऐसे ही मोड़ता है। जो भी उसके पास आता है गड्ढे में गिर जाता है। यही है ब्लैक होल का सीधा और सरल परिचय। सेक्शन 4, दूरी का फैसला, पास या दूर, क्या होगा? ब्लैक होल के साथ रिश्ते में डिस्टेंस सब कुछ है, बिल्कुल एक टूटे हुए दिल वाले आशिक की तरह। अगर वो दूर है तो आप सेफ हैं, पर जैसे जैसे वो पास आता है मुसीबतें बढ़ती जाती हैं। मान लीजिए एक ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम से बहुत दूर है, कई लाइट ईयर्स दूर। ऐसे में हमें उससे कोई खतरा नहीं है। उसकी ग्रेविटी हम तक पहुंचते पहुंचते इतनी कमजोर हो जाएगी, हम आराम से अपनी जिंदगी जीते रहेंगे, अनजान रहकर। लेकिन अब कहानी को ट्विस्ट देते हैं। सोचो, वो ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम के किनारे तक आ गया है, प्लूटो, दूसरे बर्फीले ग्रह। अब क्या होगा? यहां से असली खेल शुरू होगा। भले ही वो अभी भी धरती से बहुत दूर है, उसकी तगड़ी ग्रेविटी बाहरी हिस्सों में गड़बड़ी मचा देगी। बर्फीले ग्रह, छोटे छोटे पत्थर, कॉमेट्स, उनकी ऑर्बिट बिगड़ जाएगी। उनमें से कई चीजें हमारे सोलर सिस्टम के अंदर की तरफ आने लगेगी, बिल्कुल बिलियर्ड बॉल्स की तरह इधर उधर टकराकर। अचानक से धरती पर एस्टेरॉइड और कॉमेट गिरने का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स अब सिचुएशन को
और डरावना बनाते हैं। वो ब्लैक होल और पास आ गया है, इतना पास कि अब वो जुपिटर के पास है, सैटर्न के पास। अब इसका असर सीधे हमारे पड़ोसी ग्रहों पर पड़ेगा। इन बड़े ग्रहों की ग्रेविटी भी कम नहीं है, लेकिन ब्लैक होल के सामने ये बच्चे हैं। ब्लैक होल इन ग्रहों की ऑर्बिट को भी डिस्टर्ब कर देगा। हो सकता है जुपिटर अपनी जगह से हिल जाए और धरती के रास्ते में आ जाए, या हो सकता है कि वो पूरे सोलर सिस्टम से ही बाहर फेंक दिया जाए। हमारा सुरक्षा कवच जुपिटर, जो हमें बाहर से आने वाले खतरों से बचाता है, खुद एक खतरा बन सकता है। और आखिर में वो मनहूस पल, ब्लैक होल इतना पास आ गया है कि अब वो धरती और मार्स के बीच में है। अब ये दूर का मसला नहीं रहा, अब ये सर पर आ गया है। इस पॉइंट पर दूरी का फायदा खत्म हो चुका है। ब्लैक होल की ग्रेविटी अब धरती पर सीधा असर डाल रही है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या होगा, अब सवाल यह है कि कब और कितना बुरा होगा। यहां से धरती पर कायमत का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। हर गुजारता घंटा, हर गुजारता दिन हमारी दुनिया को उसके अंजाम के और करीब ले जाएगा। दूरी ने हमें जो सुरक्षा दी थी वो अब छीन चुकी है। जैसे ही ब्लैक होल हमारे पड़ोस में एंट्री मारता है, धरती पर इसका पहला असर हमें अजीबोगरीब तरीके से दिखेगा। सबसे पहले हमारे समुंदरों में हलचल शुरू होगी। चंद्रमा की ग्रेविटी के कारण हमारे समुंदरों में ज्वार भाटा टाइडिस आता है। समुंदर का पानी दिन में 2 बार उठता और गिरता है। अब इमेजिन करो कि चंद्रमा से लाखों गुना ज्यादा ताकतवर ग्रेविटी धरती को खींच रही है। समुंदर पागल हो जाएंगे। ऐसी विशाल सुनामीज उठेंगी जिनकी ऊंचाई शायद कई किलोमीटर तक होगी। यह मेगा सुनामीज दुनिया के सारे कोस्टल शहरों को एक झटके में डूबो देंगी। समुंदर का पानी जमीन के अंदर तक आ जाएगा। इसके साथ ही धरती का एटमॉस्फेयर यानी हमारी सांसों का जरिया भी खतरे में आ जाएगा। ब्लैक होल की ग्रेविटी हवा को भी अपनी तरफ खींचेगी। पहले पहले हवा ऊपर की तरफ खींची चली जाएगी, जिससे जमीन पर हवा का प्रेशर अचानक से गिर जाएगा। हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी, जैसे हम किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गए हों। धीरे धीरे ब्लैक होल हमारे एटमॉस्फेयर की पूरी परत को ही उखड़ कर ले जाएगा। धरती नंगी हो जाएगी बिना अपनी हवा की चादर के। इसके बाद सूरज की खतरनाक रेडिएशन सीधे जमीन पर आएगी और यहां जीना नामुमकिन हो जाएगा। दिन और रात का चक्कर भी पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। हो सकता है धरती बहुत तेज घूमने लगे, जिससे दिन और रात बस कुछ घंटों के रह जाएं। या हो सकता है धरती का घूमना ही बैंड हो जाए। दोनों ही सूरतों में धरती पर जीवन का संतुलन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। मौसम का पैटर्न बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यह सब कुछ बहुत तेजी से होगा। टाइमलाइन समझो। जैसे ही ब्लैक होल मार्स की ऑर्बिट को पार करके हमारे करीब आएगा, पहले कुछ घंटों में ही समुद्रों में असर दिखने लगेगा। कुछ दिनों के अंदर पूरी धरती पर भयंकर भूकंप आने लगेंगे। वोल्केनो फटने लगेंगे, क्योंकि ब्लैक होल सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि जमीन के अंदर के कोर को भी खींच रहा होगा। धरती अंदर से टूटने लगेगी, हवा पतली होने लगेगी। कुछ हफ्तों के अंदर धरती रहने लायक नहीं बचेगी। ये एक ऐसी कयामत होगी जिसे हमने सिर्फ फिल्मों में देखा है, पर यह हकीकत बन जाएगी। बस। सेक्शन 6, ऑर्बिट का बिगड़ता खेल। सूरज से रिश्ता खतरे में। अभी तक हमने धरती पर होने वाले असर की बात की, लेकिन ब्लैक होल का आना सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार यानी सोलर सिस्टम के लिए खतरे की घंटी है। सूरज, धरती और ब्लैक होल एक लाइन में। धरती का ऑर्बिट टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। हमारी धरती एक निश्चित रास्ते पर सूरज के चक्कर काटती है, जिसे ऑर्बिट कहते हैं। यही ऑर्बिट तय करती है हमारे साल और मौसम को। यह ऑर्बिट सूरज और धरती के बीच ग्रेविटी के नाजुक संतुलन पर टिकी हुई है। अब इस खेल में तीसरा और सबसे ताकतवर खिलाड़ी ब्लैक होल आ गया है। जैसे ही ब्लैक होल सोलर सिस्टम में दाखिल होगा, ग्रेविटी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। धरती पर दो तरफ से खिंचाव, सूरज और ब्लैक होल। अगर ब्लैक होल का मस सूरज से कम रहा, ऑर्बिट थोड़ी सी बिगड़ेगी। हो सकता है धरती सूरज के थोड़ा और पास चले जाएगी, जिससे यहां गर्मी बहुत बढ़ जाएगी, या धरती सूरज से दूर हो जाएगी, जिससे धरती एक बर्फ का गोला बन जाएगी। दोनों ही हालतों में जीवन खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा इकोसिस्टम इस बदलाव को सह नहीं पाएगा।
अगर ब्लैक होल का मास सूरज के बराबर या ज्यादा हुआ, और भयानक नतीजा, ऐसे में ब्लैक होल धरती को सूरज से चुरा ले सकता है। धरती अब ब्लैक होल के चक्कर काटने लगेगी। अब हम एक अंधेरे मुर्दा सूरज के ग्रह बन जाएंगे। रोशनी और गर्मी का स्रोत खत्म हो जाएगा। धरती अंधेरे और ठंड में डूब जाएगी। सब कुछ जम जाएगा। यह अनंत रात होगी जिसका सवेरा नहीं होगा। हम अंतरिक्ष में अनाथ ग्रह की तरह उस काले कनावर के साथ भटकते रहेंगे। सबसे बुरा, धरती दोनों के बीच फांस कर रह जाए। सूरज एक तरफ से खींचे और ब्लैक होल दूसरी तरफ से। इस ग्रेविटेशनल टग ऑफ वॉर में धरती का अंजाम दर्दनाक होगा। हो सकता है धरती ना सूरज के पास रहे, ना ब्लैक होल के, बल्कि वो अपनी ऑर्बिट से पूरी तरह से निकालकर अंतरिक्ष की गहराइयों में खो जाए, एक रोग प्लैनेट बनकर। या फिर वो सीधे सूरज में जाकर गिर जाए या ब्लैक होल में समा जाए। हमारा सूरज से जो हजारों सालों का रिश्ता है, वो कुछ ही महीनों या सालों में टूट जाएगा। सेक्शन 7, स्पगेटिफिकेशन। जब टूट कर बिखार जाओगे। अब हम उस अंजाम की बात करते हैं जो ब्लैक होल के सबसे करीब जाने पर होता है। यह इतना अजीब और डरावना है, वैज्ञानिकों ने इसे एक मजाकिया नाम दिया है, स्पगेटिफिकेशन। नाम भले ही मजाकिया लगे, पर इसका मतलब बिल्कुल भी मजाकिया नहीं है। इसका सीधा मतलब है किसी चीज का खिंचकर लंबा हो जाना, बिल्कुल स्पगेटी या नूडल्स के धागे की तरह। यह ब्लैक होल के टाइडल फोर्सेस के कारण होता है। चलो इसे आसान शब्दों में समझते हैं। इमेजिन करो, आप पैरों के बल एक ब्लैक होल में गिर रहे हो। आपके पैर ब्लैक होल के ज्यादा पास हैं, उन पर लगने वाली ग्रेविटी आपके सर के मुकाबले कहीं ज्यादा होगी। इसका नतीजा, ब्लैक होल आपके पैरों को आपके सर से ज्यादा तेजी से खींचेगा। आपका शरीर खींचना शुरू हो जाएगा। पहले आप लंबे होंगे, फिर पतले, और आखिर में आप एक लंबे पतले धागे में बदल जाएंगे, जब तक कि आपके एटम्स भी एक एक करके अलग ना हो जाएं। यही प्रक्रिया हर उस चीज के साथ होगी जो ब्लैक होल के बहुत करीब जाती है। यह असर सिर्फ इंसानों पर नहीं होता। अगर हमारी धरती ब्लैक होल के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाए तो पूरी की पूरी धरती के साथ यही होगा। ब्लैक होल ज्यादा पास वाले हिस्से को ज्यादा ताकत से खींचेगा, दूर वाले हिस्से को कम ताकत से। पहले धरती एक अंडे के शेप में आ जाएगी, फिर और खिंचकर पतली हो जाएगी, आखिर में टूट कर बिखर जाएगी। धरती के टुकड़े टुकड़े होकर एक लंबी धार बनकर ब्लैक होल में गिराएंगे। यह हमारी दुनिया का सबसे विभाजन होगा। स्पगेटिफिकेशन का अनुभव कैसा होगा, सोचना मुश्किल है। आप अपने ही शरीर को टूटते बिखरते हुए महसूस करेंगे। आपके शरीर का हर अणु, हर परमाणु अलग हो जाएगा। यह मौत से भी बढ़तर है। यह आपके अस्तित्व का ही मिट जाना है। जब कोई पूछता है क्या होगा, जवाब मौत नहीं, जवाब स्पगेटिफिकेशन। आप एक इंसान से स्पगेटी बन जाएंगे और फिर उस अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाएंगे। ब्लैक होल किसी को मारता नहीं, वो बस उसके होने का मतलब ही मिटा देता है। सेक्शन 8, क्या हम बच पाएंगे? क्या हम बच पाएंगे? इंसानियत की आखिरी उम्मीद। इतनी तबाही और डरावनी बातों के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अगर ऐसा सच में हुआ तो क्या इंसानियत के पास बचने का कोई रास्ता है? क्या हम कुछ कर सकते हैं? सीधा और कड़वा सच तो यह है कि अगर एक बड़ा ब्लैक होल धरती के बहुत करीब आ गया तो हमारे बचने के चांसेस लगभग 0 हैं। हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे हथियार, हमारी सारी तरक्की उस प्राकृतिक ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। हम एक ब्लैक होल को रोक नहीं सकते, यूज नष्ट नहीं कर सकते या उसका रास्ता नहीं बदल सकते। हम बस उसके रहमो करम पर होंगे। लेकिन इंसान हार मानने वालों में से नहीं है। अगर हमें इस खतरे का पता बहुत पहले चल जाए, मानो सैकड़ों या हजारों साल पहले, तो शायद कुछ किया जा सकता है। सबसे पहला विकल्प होगा धरती छोड़कर भाग जाना। वैज्ञानिक शायद एक बहुत बड़ा जनरेशन शिप बनाने की कोशिश करेंगे, एक ऐसा स्पेस जहाज जिसमें लाखों लोग रह सकें और कई पीढ़ियां अपना सफर पूरा कर सकें। इस जहाज का मकसद होगा इंसानियत को किसी दूसरे सुरक्षित ग्रह या सोलर सिस्टम तक ले जाना। लेकिन यह सिर्फ फिल्मों में आसान लगता है।
असलियत में ऐसा जहाज बनाना और लाखों लोगों को निकालना एक नामुमकिन सा काम है। अगर भागना मुमकिन ना हो तो क्या हम छिप सकते हैं? कुछ लोग सुझाव देते हैं कि हम धरती के अंदर बहुत गहराई में आधुनिक बंकर्स बना सकते हैं। यह बंकर्स हमें मौसम के बदलाव, रेडिएशन, छोटे मोटे भूकंपों से शायद बचा लें, लेकिन यह सिर्फ एक टेम्पोरेरी सॉल्यूशन है। ब्लैक होल की ग्रेविटी बढ़ेगी, वो धरती को अंदर से तोड़ना शुरू करेगा या हमारे एटमॉस्फेयर को खींच लेगा, तो यह बंकर्स भी बेकार हो जाएंगे। हम जमीन के नीचे बिना हवा और बढ़ती ग्रेविटी में कब तक जिंदा रह पाएंगे? यह बस अंजाम को थोड़ा आगे धकेलना होगा। एक और अजीब दूर की कड़ी का आइडिया है धरती की ऑर्बिट को ही बदल देना। अगर हम किसी तरह धरती को एक तरफ से धक्का दे पाएं, तो शायद हम उसके रास्ते को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें हजारों रॉकेट इंजन्स लगाकर चलाना होगा। ये सभी आइडियाज अभी सिर्फ साइंस फिक्शन हैं। इनमें से किसी को भी अंजाम देने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। तो आखिर में हमारी सबसे बड़ी उम्मीद यही होगी कि ऐसा दिन कभी आए ही ना। सेक्शन 9, अंतिम विचार। दार से आगे विज्ञान की रोशनी ब्लैक होल वर्सेस अर्थ की इस जंग में जीत हमेशा ब्लैक होल की ही होगी। ये एक ऐसा सच है जिसे हमें स्वीकार करना होगा, लेकिन इसे डरकर बैठ जाना भी सही नहीं है। साइंस हमें डराता नहीं बल्कि तैयार करता है। ये हमें बताता है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, इसके नियम क्या हैं और इसके खतरे क्या हैं। ब्लैक होल उसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। वो बुरा या अच्छा नहीं है, वो बस है। उसका काम है ग्रेविटी के नियमों का पालन करना, और वो वही करता है। खुशी की बात यह है कि हमारे आसपास, हमारे पड़ोस में ऐसा कोई ब्लैक होल नहीं है। जो सबसे नजदीकी ब्लैक होल है वो भी हमसे इतना दूर है, उसकी रोशनी को भी हम तक आने में हजारों साल लग जाते हैं। अंतरिक्ष बहुत बड़ा है और चीजें एक दूसरे से बहुत दूर हैं। इसलिए अचानक से किसी ब्लैक होल के हमारे दरवाजे पर दस्तक देने की संभावना इतनी कम है कि आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। साइंटिस्ट हमेशा आसमान पर नजर रखे हुए हैं। अगर ऐसा कोई खतरा हमारी तरफ बढ़ भी रहा होगा तो हमें सालों, शायद सदियों पहले पता चल जाएगा। यह विषय हमें एक जरूरी सबक सिखाता है। यह हमें बताता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे और कितने नाजुक हैं। हमारी दुनिया, हमारा जीवन एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिका हुआ है। हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। ये दर हमें जोड़ता है। ये हमें याद दिलाता है कि दिन के अंत में हम सब एक ही ग्रह के वासी हैं, एक ही नाव में सवार हैं। ब्लैक होल जैसा खतरा किसी देश नहीं देखेगा। ब्लैक होल जैसा खतरा किसी धर्म नहीं देखेगा। ब्लैक होल जैसा खतरा किसी जाति नहीं देखेगा। इसलिए हमें आपस में लड़ने के बजाय मिलकर ज्ञान और विज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। तो अगली बार जब आप रात को आसमान में तारों को देखें तो डरना मत, बल्कि हैरान होना। उस अनंत विस्तार के बारे में सोचना, उन अनजान रहस्यों के बारे में सोचना। ब्लैक होल डर का प्रतीक है, लेकिन वो जिज्ञासा का भी प्रतीक है। वो हमें सवाल पूछने पर मजबूर करता है, और जब तक हम सवाल पूछते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तब तक इंसानियत की रोशनी कभी नहीं बुझेगी। भले ही ब्लैक होल का अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, ज्ञान का एक छोटा सा दिया भी यूं चीरना जानता है। सीखो, समझो, अपनी दुनिया की कदर करो।